Good morning, class. I'm back again with your biology class. So, in our previous class, we have started chapter number 15, Improvement in Food Resources. So, I hope you all are clear with our previous things, whatever we have done in our class. So, now I am going to start further. So, in previous class, I explained you what is the need of crop improvement, how we can improve the variety of crop by hybridization and genetic modification. So now first part is complete, the improvement of crop, how we can improve crop. Now next part is production. Now, like if you are going to sow a seed, a healthy seed, next part is the protection. Basically आप उस फसल को, उस क्रॉप को कैसे बचाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोज थिंग्स. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, वो फैक्टर्स जो क्रॉप की प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स. सो बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि इंसेक्ट्स हो गए, फंगी, बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं. नाउ इमेजिन इफ अ क्रॉप इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज लाइक वीट. अगर हम गेहूं की बात करें तो उसमें वीट रस्ट लगता है. वीट रस्ट इज अ फंगल डिजीज. उसमें क्या होगा, एक रस्ट जैसा, जैसे जंग लग जाता है वैसे ही गेहूं में जंग लग जाता है और वो बिल्कुल मिट्टी हो जाती है. That is done by a fungus only. So living organisms which are harmful for the crops are biotic factors. It can be fungi, bacteria, insects, locusts, rodents, many more. Abiotic means non-living, जिसमें mainly आपके हैं sunlight, rain and humidity. Okay. As you know, rainfall means flood. ज़्यादा रेनफॉल है, फ्लड आ जाएगा. रेनफॉल नहीं है, ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा. ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा. सनलाइट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, फोटो पीरियड पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि क्रॉप की ग्रोथ पर बहुत फ़र्क पड़ता है. नाउ नेक्स्ट इज सम फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन. मीन्स क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर हमें वेराइटी इम्प्रूवमेंट चाहिए, कि इस क्रॉप में ये होना चाहिए, इस क्रॉप में वो होना चाहिए. तो हमें क्या इम्प्रूवमेंट के कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट, हायर यील्ड ऑफ क्रॉप. मीन्स क्रॉप ऐसी हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा होती हो. इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो, मीन्स ज़्यादा टेक केयर ना करनी पड़े और ज़्यादा पिछली वाली जो पुरानी है उससे ज़्यादा एडवांस्ड हो. हाई क्वालिटी हो. बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट हो. मीन्स अपने आप ही कोई ऐसी क्रॉप बन जाए या फिर हम बना लें जिस पे ना तो बायोटिक फैक्टर वर्क करते हो ना ही एबायोटिक फैक्टर वर्क करते हो. नेक्स्ट इज चेंज इन मेच्योरिटी पीरियड. मीन्स अगर कोई क्रॉप जो है 6 मंथ्स में मेच्योर होती है, क्यों ना उसका मेच्योरिटी पीरियड डिक्रीज़ किया जाए और जो 6 मंथ्स में ग्रो किया जाता है वो 3 मंथ्स में ग्रो हो जाए. तो इससे क्या होगा, हम 6 मंथ्स में वही क्रॉप 2 टाइम्स ले लेंगे और अगर वही नेचुरल उस पर चली तो 6 मंथ्स में एक ही बार मिलेगी. सो मेच्योरिटी ड्यूरेशन को कम करना, मीन्स जल्दी से जल्दी क्रॉप मेच्योर हो जाए. एंड वाइडर अडेप्टेबिलिटी, जो क्रॉप है वो हर जगह उग सके. ऐसा नहीं है कि एक क्रॉप अगर कश्मीर में उग रही है तो वो यूपी में नहीं उग सकती. नो, इट शुड बी अडेप्टेबल. जिस जगह जाए उस जगह पर ही वो ग्रो हो जाए. फाइन. सो दीज 5 पॉइंट्स आर बेसिकली इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स जिस बिहाफ पे क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करनी है, जो उस पर साइंटिस्ट वर्क करते हैं. ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. कैसे क्रॉप की प्रोडक्शन, अब आपने क्या किया है, क्रॉप को फील्ड में सो कर दिया है, क्रॉप को उगा दिया है आपने. अब उसने जब वो उग रही है उस प्रोसेस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत होती है. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. इन क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट देयर आर 3 फील्ड्स. मीन्स 3 तरीके से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट इज nutrient management, second irrigation, third cropping pattern. So I'm going to explain each one of them one by one. So let's start with nutrition management.
Now, as you know, what is nutrition? What are nutrients? Nutrition is the way to get food. और soil का food क्या होता है? उसके nutrients, mainly nitrogen. So nutrients, basically nutrition management के लिए we need 16 nutrients, means plant को 16 nutrients की ज़रूरत होती है. So these 16 are divided into 3 group: air, water and soil. From air, plants are getting carbon and oxygen. From water, plants are getting hydrogen. So 1, 2, 3. Out of 16, 3 are these. So how many left? 13. So ये 13 न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिलेंगे और इसकी भी एक वेराइटी है. सो मेनली अगर हम इनको छोड़ दें, these are the artificial वन जो फार्मर्स करते हैं. these can be the natural वन जो सॉइल से मिल सकते हैं. So two are first micronutrient and second macronutrient. अब this micro word is not new for you. micro आपने बायोलॉजी में पढ़ा है. माइक्रोस्कोप means very 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 small. So वो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, those are micronutrients. And macro means obviously opposite of micro means ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए. So macronutrients are required in large quantity. Fine. So out of these 13, 6 are macronutrients and 7 are micronutrients. So let's come to macro and micronutrients. So classification of nutrients supplied through soil, जो soil से मिलते हैं. As I told you, macronutrients, nutrients required in large quantities. Example: nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur. Micronutrients, nutrients required in small quantities. Example: iron, manganese, boron, zinc, molybdenum, copper, chlorine. Now if crop is getting all these macronutrients and micronutrients, means that crop will be the best, will be very good, with very good crop yield, with very nice quality of seeds. Okay, so all factors will be very good. But what if these nutrients are less? क्या होगा अगर ये nutrients कम होंगे soil में? Then so deficiency हो जाएगी, इनकी कमी हो जाएगी. So उससे होने वाली problems कौन सी हैं? Decrease in the rate of reproduction, means reproduction rate ही कम हो जाएगा. अगर एक plant पर suppose 20 seeds आते हैं तो deficiency की वजह से सिर्फ 10 आएंगे, 50% लॉस हो गया. सेकेंड, ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ ही अच्छी नहीं होगी तो उसकी यील्ड कैसे अच्छी हो सकती है? सो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी. नेक्स्ट, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेज, मीन्स वो वीक हो जाएगा. सो ऑब्वियसली उस पर ज़्यादा डिजीजेज एंड ज़्यादा माइक्रोब्स अटैक करेंगे और जो क्रॉप है वो जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएगी. So what I mean to say is macronutrients and micronutrients are required in good quantity. If it is not present in good quantity, that will be causing deficiency diseases as well in plants. Fine. So let's come to the next topic that you are already aware of: manures and fertilizers. Manures, as you have already studied this topic in class 8th, so it's just a recap of it. Manures are organic matter, means the matter that we are getting from the home itself, you can say. Biodegradable, जो जल्दी सड़ जाता है, that can be converted into compost easily. Next, it supplies nutrient in soil. इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा कर देते हैं. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इट विल इंक्रीज and it is a very good way of recycling farm waste like urine, biodegradable waste, animal waste, any kind of waste. So there are 4 types of manures. First one is compost, means simple biodegradation or decomposition of biodegradable waste, जो waste अपने आप सड़ सकता है. Clear? Means
कंपोस्ट क्या है? जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनके सड़ जाने से खाद जो बनता है, दैट इज़ नोन एज कंपोस्ट. Process of making compost is a slow process. It will take a lot of time. So to fasten this process, इस process को जल्दी करने के लिए next step is vermicompost. Vermicompost means the compost prepared with the help of worms. So what kind of worms? You have studied this in class 6th. Worms which are close relatives of earthworms known as red worms. So red worms are basically pink in color. They are highly light sensitive, means light में रहेंगे तो मर जाएंगे. That's why vermicompost is prepared under shed and darkness. छाँव में और darkness में बनाया जाता है. And please take care in the formation of compost, in vermicompost specifically. Salty and spicy things are prohibited. They never ever used salty things because salt and spices are very harmful for red worms. मर जाते हैं वो worms. So if compost is prepared in 30 days in vermicompost, that compost will be prepared in 7 days. Why? Because red worms tends to eat 24 hours 7 days कंटिन्यूसली, मीन्स 24 घंटे वो सिर्फ खाते रहते हैं. व्हेन दे आर ईटिंग दिस कंपोस्ट दे आर एडिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट एंड देयर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो वेरी हाई. सो अगर आपने 10 वॉर्म्स भी डाले हैं तो वो थोड़े दिनों में काफ़ी सारे हो जाते हैं. सो दैट्स वाई प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट. नेक्स्ट इज़ ग्रीन कंपोस्ट. ग्रीन कंपोस्ट एज द नेम सजेस्ट, ग्रीन मीन्स प्लांट्स, जो नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स होते हैं. सो व्हाट दे विल डू वंस दे गेट देयर क्रॉप, किसानों को एक बार उनकी क्रॉप मिल जाती है, सो दे लीव दैट फील्ड विदाउट ग्रोइंग एनी क्रॉप. मीन्स अगर हमें एक बार उस पर वीट उगा लिया तो फिर उसे खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ और ग्रो नहीं किया जाता है फॉर सम टाइम, जब तक उसमें घास वगैरह ना उग जाए, वीड्स ग्रासेस ना उग जाएँ, अनवांटेड प्लांट्स वो ना उग जाएँ, तब तक उसे छोड़ दिया जाता है. वंस दोज प्लांट्स, वीड्स, ग्रासेस आर ग्रोन वेल ओवर देयर, सो व्हाट दे विल डू, इंस्टेड ऑफ प्लगिंग देम आउट, उनको उखाड़ के फेंकने की बजाय वो क्या करते हैं, दे यूज़ कंबाइनर्स और यू कैन से ट्रैक्टर्स, उनकी हेल्प से क्या करते हैं, उनको अपरूट कर देते हैं. मीन्स उनकी जो नीचे वाली मिट्टी है उसको ऊपर ले आते हैं और उस मिट्टी में उनकी रूट्स होती है. रूट्स बाहर आने से ऑब्वियसली प्लांट मर जाएगा, और जब ये प्लांट मरेगा तो ये ग्रीन प्लांट ऑब्वियसली डिकम्पोज होगा, रॉट होगा, सड़ जाएगा और फाइनली क्या बनाएगा, कंपोस्ट. फाइन. सो दैट इज़ नोन एज green compost. Now let's come to the last type of manure.